नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोगों की जो ये नई श्रृंखला स्टार्ट हुई थी वो हुई थी साहित्य शास्त्र की, और उसके अंतर्गत हम देख रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र को। और उस कड़ी में हमने देखा था कल की कला जो क्लास थी उसमें रचना और रचनाकारों को, जो हमारे महत्वपूर्ण रचनाएं थी और जो रचनाकार थे उनके बारे में। हमने आपसे कहा था 3 से 4 रचनाकारों की रचनाएं छूट रही हैं, जो वो हम अगले क्लास में जरूर उपलब्ध करा देंगे। तो वो जो 3-4 रचनाएं हैं वो इस क्लास के लास्ट में हम आपको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस उनके लिए आप छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रचनाएं होंगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। साहित्य शास्त्र के अंदर ही काव्य हेतु के बारे में हम देखेंगे। ठीक, काव्य हेतु। हेतु में इसमें देखेंगे क्या, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण होता है। काव्य हेतु, काव्य क्या, काव्य की उत्पत्ति का कारण, इसका अर्थ ही है। ठीक, जो आपको बोर्ड पर भी दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, क्या है कि बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, कुछ चीजें याद किए, कुछ छोड़ के आगे बढ़ गए। तो चीजें आसान तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। तो आइए बढ़ता हूँ। और ये जो संस्कृत के श्लोक अलग दिए गए हैं और हिंदी में उनकी व्याख्या कहीं और दी गई है, या उनसे रिलेटेड कथन हिंदी में उसी रचनाकार के कहीं और दिए गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको एक जगह देखने को मिलेंगी। तो भरोसा रखिएगा, चीजें कंप्लीट मिलेंगी आपको। तो देखते हैं काव्य हेतु को। सबसे पहले इसे करेंगे हम कंप्लीट, फिर हम देखेंगे अपने जो रचनाकार हैं उनको 3 से 4 रचनाएं हैं वो। ठीक, सबसे पहले देखेंगे काव्य हेतु, हेडिंग डालेंगे आप। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें, कोशिश करूंगा कि ये जो एक एक टॉपिक है ये सब छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, आधा घंटा 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटा। तो जितनी भी टाइम लगेगी उसमें हम ये करेंगे कि एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा होगा तब अगली वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काव्य हेतु के बारे में हम देखेंगे। काव्य हेतु, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण होता है। यहाँ पे लिखे हम हेतु, हेतु का अर्थ ही होता है कारण। तो काव्य के कारण या काव्य की उत्पत्ति का कारण, काव्य की उत्पत्ति का कारण किन विद्वानों ने किस किस को माना है, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं काव्य की उत्पत्ति का कारण क्या क्या माना है किसने। पहले तो देखेंगे ये चीज कि हेतु का अभिप्राय, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। कौन कह रहा है, बाबू गुलाब राय ने परिभाषा दी। काव्य हेतु या जो इसमें हेतु है, हेतु का अर्थ क्या है, कारण। तो हेतु का अभिप्राय, हेतु से मतलब क्या है, वो साधन जो काव्य की रचना में सहायक होते हैं। सीधी सी बात, गुलाब राय का कहना है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है, उन मैटरों से है जो काव्य की रचना में सहायक हो। कविता बनाने के लिए, काव्य की रचना करने के लिए जो सहायक हो वो क्या कहलाएंगे, हेतु कहलाते हैं, बाबू गुलाब राय का कहना है। अच्छा, हेतु के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, प्रतिभा होती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये हम 3 भेद देखेंगे, थोड़ा डिटेल से देखेंगे, जिसमें प्रतिभा को डिटेल से देखना है। आगे देखते हैं। प्रतिभा के बारे में यहाँ हम देख लेते हैं। प्रतिभा, इसे कवित्व का बीज रूप माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, कविता का बीज माना जाता है। ठीक, सेंटर कह सकते हो। इसे क्या है, मूल माना जाता है कविता का। यह सर्व प्रमुख काव्य हेतु है। अगर आपसे पूछ ले सर्व प्रमुख काव्य हेतु कौन है, तो प्रतिभा है। ठीक, मतलब यह है कि ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों में अगर देखें तो ये ग्राम प्रधान का काम करता है प्रतिभा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप काव्य हेतु समझ लिए हैं तो आगे पढ़ने में आपको मजा आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। देखते हैं किसने किसको किसको माना है कविता का कारण। ठीक, टॉपिक है काव्य हेतु, बट ये है कि आप समझते रहेंगे कविता का या कविता की उत्पत्ति का कारण। नंबर 1 देखेंगे आप। नंबरिंग क्या, स्टार बनाते हुए जाएंगे या जो भी आपको उचित लगे। कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल कारण माना है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं किताबी भाषा में नहीं दूंगा, मैं अपनी लैंग्वेज में दे रहा हूँ। आप पढ़ेंगे चीजों को अपने माइंड में जो है वो बार बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा आसान से शब्दों में। कवि को लिखेंगे आप, कवि की प्रतिभा को, या आप इसे जाके बुक से देख भी सकते हैं एक बार, अगर आपको मिलाना हो कि मैंने सही लिखवाया है या गलत।
तो आप जो है पांडे बुक देखेंगे और दृष्टि, इन दोनों में जाके ये मैटर आप एक बार मिला भी सकते हैं। कवि की प्रतिभा को ही कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल कारण माना। काव्य सृजन का मूल कारण माना। मूल कारण माना। ठीक, किसने माना था? कवि की प्रतिभा को क्या माना? कविता को सृजित करने का मूल कारण माना। किसने? भामा ने। भामा ने कविता को सृजित करने का मूल कारण किसे माना है? कवि की प्रतिभा को माना है, यानी प्रतिभा को महत्व देते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज हो, भामा की जो संस्कृत की जो पंक्तियां वो यहीं हम साथ साथ लेते चलेंगे, अलग अलग नहीं देंगे, है ना, ताकि यही याद हो जाए। गुरु उपदेश साधादित्युम, क्या लिखेंगे? गुरुपदेश, गुरुपदेश आदध्येतुम है, गुरुपदेशा दध्येतुम, ये सब है, ध्यान देके लिखेंगे आप, गलती नहीं करनी है ना। गुरु उपदेशा दध्येतुम। ठीक, शास्त्रम जड़म धियो अप्यलम, अप्यलम। ठीक, शास्त्रम जड़ धियो, शास्त्रम जड़धि यो अप्यलम। ठीक, ये शास्त्रम जड़धियो अप्यलम। अगली लाइन है काव्यम तु जायते, काव्यम तु जायते, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता, जातु कस्यचित् प्रतिभावता, प्रतिभावता। ये लाइन जो है किसकी है? भामा की, और ये पूछी भी जा चुकी है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावता, ये हमेशा पूछी जाती है। ठीक, गुरु उपदेश दादत्य तुम, यानी गुरु के उपदेश देने से जो है क्या कहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है उस वो भी कविता करने लगता है। तो कवि की प्रतिभा की उन्होंने क्या किया है? काव्य का सृजन का मूल कारण माना। आगे देखेंगे हम, प्रतिभा को काव्य सृजन का मूल हेतु माना। देखते हैं प्रतिभा को किसने किसने माना है। ज्यादातर ना प्रतिभा को ही महत्व देते हैं। तो प्रतिभा को काव्य हेतु का या काव्य सृजन का मूल हेतु माना, काव्य सृजन का मूल हेतु माना है, काव्य सृजन का मूल हेतु माना। ये किसने माना? ये माना है वामन ने। ठीक, वामन ने भी काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है? प्रतिभा को ही माना। और कवि की प्रतिभा को किसने माना? भामा ने भी माना। सेम चीजें। ठीक, आगे देखेंगे, कवित्व से बीजम, इनकी जो लाइन है संस्कृत में लिखेंगे आप, कवित्व से बीजम, कवित्व से बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, प्रतिभानम कवित्व बीजम, कवित्व बीजम। ये जो लाइन है ये इन्हीं की है। कवित्व से बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम। ठीक, वामन को हो गया। आगे देखेंगे, प्रतिभा को काव्य हेतु माना। सब ने वही माना है, प्रतिभा को काव्य हेतु माना, काव्य हेतु माना। किसने माना प्रतिभा को काव्य हेतु? पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने भी क्या किया है? प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। तस्य च कारणम, क्या है लाइन इनकी? तस्य च
कारणम कविता कविगता केवलाम प्रतिभा। कविगता केवलाम प्रतिभा। केवलाम प्रतिभा। ठीक, ये लाइन किसकी है? पंडितराज जगन्नाथ की है। कब की प्रतिभा को मूल कारण माना? भामा ने। लाइन क्या है इनकी? गुरु उपदेशदा देतुम शास्त्रम जड़ धियो अपलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावता। प्रतिभा को काव्य हेतु वामन ने भी माना। इन्होंने क्या कहा? कवित्व से बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम। किसकी लाइन है? वामन की है। प्रतिभा को काव्य हेतु जगन्नाथ भी मानते हैं। क्या कहते हैं? तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा। ठीक, बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर और हम देखेंगे दंडी को। नैसर्गिक प्रतिभा। नैसर्गिक प्रतिभा। नैसर्गिक प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान। निर्मल शास्त्र ज्ञान। नैसर्गिक प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान सुदृढ़ अभ्यास। सुदृढ़ अभ्यास। इन तीनों को काव्य हेतु माना। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, तीनों को काव्य हेतु माना। तीनों को काव्य हेतु माना। किसने माना था तीनों को? दंडी ने। दंडी महोदय ने किसे माना काव्य हेतु? नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास को। देख लेते हैं इनकी पंक्ति क्या है संस्कृत में। नैसर्गिकी च प्रतिभा। संस्कृत में कहते हैं ये नैसर्गिकी च प्रतिभा। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। श्रुतम च बहु निर्मलम। ये हो गई पहली लाइन। अगली लाइन क्या है इनकी? अमन दास चाभी। अमन दास चाभी। अमन दास चाभी योगो अस्याह। योगो अस्याह कारणम काव्य संपदा। कारणम काव्य संपदा। अच्छा, इनके संस्कृत के श्लोक जिसने कहे हैं, जिनके नीचे आप नोट कर रहे हैं, इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनता है। जैसे देगा आपको काव्यम जातु जायते कश्चित प्रतिभावता ना। काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावता, जो हमने ऊपर देखा था भामा के बारे में। या दे देगा आपको तस्य च कारणम कविता केवलाम प्रतिभा। किसकी लाइन है ये? तो ज्यादातर यही पूछता है। ये दे देगा आपको नैसर्गिकी च प्रतिभा सुतम च बहु निर्मलम अमन दाश्चाभि योगो अस्या कारणम काव्य संपदा। इसमें से एक एक लाइन भी दे सकता है। तो ये दंडी का है। ठीक, बढ़ेंगे आगे। लोक विद्या प्रकीर्ण। लोक विद्या प्रकीर्ण को काव्यांग माना। को काव्यांग माना। किसने माना? काव्य का अंग। ठीक, वामन ने। वामन ने किसे माना है? लोक को विद्या को प्रकीर्ण को। संस्कृत में इनकी लाइन हम देखेंगे। लोको विद्या प्रकीर्णस्य। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि।
काव्यांगान, यानी लोक विद्या और प्रकीर्ण, ये क्या है? काव्य के अंग है। किसने कहा है? वामन ने कहा है। ठीक, आगे देखेंगे हम जयदेव के बारे में। श्रुत और अभ्यास सहित, श्रुत और अभ्यास सहित श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा को काव्य हेतु माना। प्रतिभा को काव्य हेतु माना। किसने माना? श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा को काव्य हेतु यानी काव्य का कारण जयदेव ने। जयदेव ने माना। किसमें? चंद्रालोक में, ये इनका ग्रंथ है, चंद्रालोक में। ठीक, तो श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा को काव्य हेतु माना किसने? जयदेव ने। किस ग्रंथ में माना है? चंद्रालोक में माना है। आगे हम देखेंगे मम्मट के बारे में। एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास को तीनों को काव्य हेतु किसने माना? दंडी ने माना। अगर आपको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक आपको देखना हो तो ये जैसे नैसर्गिकी च प्रतिभा सुतम च ब्रह्म निर्मलम। नैसर्गिकी प्रतिभा आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो आप चाहे हिंदी में याद रखें चाहे संस्कृत में, दोनों में से कोई एक याद रखेंगे, एक शब्द पकड़ेंगे, डेफिनेटली आप उसको टिक करके आएंगे। लोक विद्या प्रकीर्ण को काव्यों का अंग माना किसने? वामन ने। संस्कृत में क्या है? लोको विद्या प्रकीर्ण काव्यांगानी। ठीक, अगला क्या है? श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा को काव्य हेतु माना जयदेव ने। इनके बारे में संस्कृत में कोई लाइन उपलब्ध नहीं है। बढ़ेंगे हम आगे। हम देखेंगे मम्मट को। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, तीन चीजों को मम्मट ने वरीयता दी है। शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, तीनों को काव्य हेतु माना, या ब्रैकेट छोड़ो यार। शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना, काव्य हेतु माना। किसने माना है शक्ति, निपुणता और अभ्यास को? मम्मट ने माना है। संस्कृत में इनकी लाइन क्या है? शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र। ठीक, काव्याद्य वेक्षणात्, काव्याद्य वेक्षणात्, काव्याद्य वेक्षणात्। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, इति हेतुस्तदुद्भवे, हेतुस्तदुद्भवे। ठीक, ये जो लाइन है ये किसकी है? मम्मट की। आप इतनी बड़ी ये लाइनें याद रख नहीं पाएंगे, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, है ना। सबका एक एक अक्षर आपको पकड़ना है और वही याद रखना है यार। हाँ, इतना हिंदी में तो याद होना चाहिए। शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु किसने माना? मम्मट ने माना है। श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा को किसने माना है? जयदेव ने माना है। लोक विद्या प्रकीर्ण को कौन जो वरीयता देता है काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में? वामन ने दिया है। अगर हिंदी याद है तो संस्कृत इसीलिए साथ साथ दे दे रहा हूँ कि एक बार देखे रहेंगे तो आप याद आ जाएगा। अच्छा, एक चीज, शक्ति, निपुणता, अभ्यास को इन्होंने माना, एक ने, और एक है ये कि शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु माना, को काव्य हेतु माना।
किसने माना इसको काव्य हेतु? रुद्रट ने। रुद्रट ने क्या किया? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु माना। ठीक। अच्छा, रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। एक नोट लिखेंगे आप यहीं पे। रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। प्रतिभा को शक्ति की संज्ञा दी। शक्ति कहा है, यानी इन्होंने प्रतिभा का नामकरण कर दिया दूसरा शक्ति। एक ही व्यक्ति के दो नाम हो गए, है ना। प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? रुद्रट ने कहा है। और इसके दो भेद किए। और इसके दो भेद किए। दो भेद कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है सहजा, दूसरा है उत्पाद्य। पहला क्या है? सहजा और दूसरा क्या है? उत्पाद्य। ठीक, ये है उत्पाद्य। ठीक। अच्छा, ये जो सहजा है ये नैसर्गिकी वृत्ति से है। किससे है ये? नैसर्गिकी। नैसर्गिकी शक्ति। इन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और ये जो है उत्पाद्य, ये व्युत्पत्ति शक्ति से है। व्युत्पत्ति शक्ति से इसका संबंध है। ठीक। तो ये था शक्ति निपुणता अभ्यास को मम्मट ने माना। बाकी आपको सामने दिखाई दे रहा है शक्ति निपुणता, इसी से आप अटैच कर लेंगे उसको। शक्ति के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को किसने मान्यता दी? रुद्रट ने। दोनों का सेम है, बस इन्होंने निपुणता को दी। मम्मट हर चीज में निपुण थे, और रुद्रट जो थे इन्होंने क्या किया था? व्युत्पत्ति को मान्यता दी थी। और रुद्रट ने व्युत्पत्ति के साथ क्या कहा कि प्रतिभा को शक्ति कहा। प्रतिभा का एक और नाम रख दिया इन्होंने, शक्ति। ठीक। इसके दो भेद किए, सहजा और उत्पाद्य। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शक्ति के दो भेद सहजा और उत्पाद्य किसने किया था। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, तो रुद्रट ने किया था। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। काव्य में असार वस्तु को दूर करने, लिखेंगे आप आगे। काव्य में असार वस्तु को दूर करने, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा सार ग्रहण करने तथा सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण, चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं। ये तीनों स्थान पाते हैं। ठीक, ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है रुद्रट की। किसने कहा इसे? रुद्रट ने कहा है। क्या कहा है? काव्य में जो असार वस्तु है उनको दूर करने के लिए, जो सार है उनको ग्रहण करने के लिए, चारुता लाने के लिए, उनमें सुंदरता बढ़ाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं। किसकी लाइन है? रुद्रट की है। तो ये था काव्य हेतु के बारे में। खैर, समाप्त नहीं हो गया है। काव्य हेतु के बारे में हमने आपसे क्या बताया था कि जो काव्य हेतु, इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद में क्या था? प्रतिभा थी,
व्युत्पत्ति था और अभ्यास था। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो जो ये लाइन जितनी अभी तक देख रहे थे ये परिभाषाएं हुई समाप्त। अब हम देखेंगे प्रतिभा के बारे में, जो इसके भेद हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम प्रतिभा के बारे में। आप नंबर 1 लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे क्या, प्रतिभा। प्रतिभा के बारे में हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों के क्या मत रहे हैं। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा ही प्रतिभा है। लिखेंगे क्या, नए नए भावों के उन्मेष से युक्त, भावों के उन्मेष से युक्त, उन्मेष से युक्त प्रज्ञा ही प्रतिभा है। प्रज्ञा ही क्या है, प्रतिभा है। ये किसने कहा, तो ये कथन है भट्ट तौत का। भट्ट तौत का ये क्या है, कथन है। ठीक, देखते हैं संस्कृत में क्या है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी, नवोन्मेष शालिनी, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु। प्रतिभा विदु। ये जो लाइन है किसकी है, भट्ट तौत की है। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा ही प्रतिभा है। क्या कह रहे हैं, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु। ठीक, आगे देखेंगे अगली लाइन हम। अच्छा, जो चीजें हम दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से है, महत्वपूर्ण है ना। ये नहीं कि पूरी गाथा बताते चलें भाई प्रतिभा क्या है, इसकी परिभाषा लिखाएं, ये लिखाएं, वो लिखाएं, तो वो सारी चीजें यार बहुत लेंथी हो जाएंगी। एग्जाम से पहले चीजें कवर करनी है, इसलिए हम सिर्फ वही देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और गारंटी ये है कि वो उसमें से कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, जो चीज आपको उपलब्ध होगा वो पूरा होगा, ये है। ठीक, आगे देखेंगे। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है, के निर्माण में सक्षम है। ये किसका कथन है, अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त। ठीक, ये है प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, संस्कृत में लाइन है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। निर्माण क्षमा एक में है, प्रज्ञा। ये है संस्कृत में लाइन, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक, प्रतिभा के दो भेद किए हैं, हम देखेंगे अगले पेज पे। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा ही प्रतिभा है, भट्ट तौत। ठीक, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है, अभिनव गुप्त। क्या कह रहे हैं, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। प्रतिभा के दो भेद किए किसने, राजशेखर ने। देख लेते हैं कौन कौन से किए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है, प्रतिभा के लगभग प्रत्येक लाइन से बन चुका है यार क्वेश्चन। प्रतिभा के दो भेद किए, दो भेद किए किसने किए थे, राजशेखर। इन्होंने प्रतिभा के कितने भेद किए, दो भेद। दो भेद कौन कौन से थे, नंबर 1 कार्य इत्री, नंबर 1 क्या है, कार्य इत्री है,
और नंबर 2 क्या है, भावयित्री। यार राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए आप मेरे शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उस पे आप यानी वाणी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक है कार्यित्री, एक है भावयित्री। अच्छा, ये जो कार्यित्री है, ये जो भावयित्री है, कवि का जो उपकार करने वाली होती है उसे कार्यित्री कहते हैं। कवि का उपकार करने वाली, जो कवियों का उपकार करती है वो क्या होती है, कार्यित्री होती है, ठीक। और जो सहृदय का उपकार करती है वो भावयित्री होती है। सहृदय का उपकार करने वाली। राजशेखर के बारे में जो जानना था वो बस इतना ही जानना था। क्या जानना था राजशेखर के बारे में, कि प्रतिभा के दो भेद किए, कार्यित्री भावयित्री। कार्यित्री कवि का उपकार करने वाली, भावयित्री सहृदय का उपकार करने वाली, ठीक। आगे देखेंगे। अंतःकरण की उद्भावित क्रिया प्रतिभा है। अंतःकरण की उद्भावित, अंतःकरण की उद्भावित क्रिया क्या है, प्रतिभा है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रतिभा है, ये किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का। अंतःकरण की उद्भावित क्रिया क्या है, प्रतिभा है, ठीक। आगे देखेंगे हम। प्रसन्न पदावली, प्रसन्न पदावली, प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों, नए नए अर्थों, नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोध करने वाली, तथा उक्तियों, उक्तियों का उद्बोध, उक्तियों का उद्बोध करने वाली, ठीक। या उद्बोधन करने वाली, उद्बोधन लिखेंगे, उद्बोधन करने वाली। कवि की स्फुरणशील, कवि की स्फुरणशील, ठीक, स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि, सर्वतोमुखी बुद्धि ही प्रतिभा है। ये क्या है, प्रतिभा है, ठीक। ये कथन किसका है, ये कथन है वाग्भट्ट का। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट लाइन सीधे सीधे ऐसे ही पूछी भी जाती है, जैसे हम आपको नोट करा रहे हैं। प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली, कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि प्रतिभा है। ये कथन वाग्भट्ट का है, ठीक। तो बढ़ेंगे हम आगे और देखते हैं प्रतिभा के बारे में। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, इसलिए राइटिंग तो हमारी वैसे भी बहुत अच्छी है ना। जिसे कि मैं खुद लिखता हूँ नहीं समझ पाता हूँ, और थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए और अच्छी हो गई है। तो मुझे भले समझ में ना आए, आपको जरूर समझ में आ रही होगी, है ना। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप जरूर ध्यान देते रहिएगा। बढ़ेंगे हम आगे। पूर्ण एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली, क्या है, पूर्ण एवं वर्तमान, ना ना ना, पूर्व होना चाहिए, पूर्व एवं वर्तमान, पूर्व एवं वर्तमान, पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली, जन्म के संस्कारों से मिली, पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। कवित्व शक्ति क्या है, प्रतिभा है। किसने कहा है,
अच्छा, जो देखना है ज्यादा डिटेल्स वो यही प्रतिभा को देखना ही। व्युत्पत्ति और अभ्यास को केवल एक एक लाइन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये कथन है कुंतक का। इसका है ये कुंतक का। देखते हैं संस्कृत में इन्होंने क्या कहा है। प्राक्तन अद्यतन, प्राक्तन और अद्यतन को अगर एक साथ लिख दें तो प्राक्तन अद्यतन ये हो जाएगा, है ना। ना में बड़ा की मात्रा हो जाएगी, प्राक्तन अद्यतन। ठीक, प्राक्तन अद्यतन। संस्कार परिपाक प्रौढ़ा। प्राक्तन अद्यतन यानी पूर्व एवं वर्तमान। ठीक, संस्कार यानी पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कार। परिपाक प्रौढ़ा, परिप्राक प्रौढ़ा, परिपाक प्रौढ़ा। प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति। प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति। कवि शक्ति। यार देखो, संस्कृत मेरा भी कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है ना, हिंदी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा मैं संस्कृत डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है, ये कुंतक का है। और मैंने जो पढ़ा था ऐसे ही पढ़ा था, सेम यही नोट्स भी बनाई थी मैंने, है ना। एक तरीके से देखे तो हम अपनी नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी। प्राक्तन अद्यतन पूर्व एवं वर्तमान संस्कार मतलब जन्म के संस्कारों से मिली जो प्रतिभा है वो क्या है, कवि की शक्ति है। ये किसका है, कुंतक का है। आगे बढ़ेंगे। शक्ति अर्थात प्रतिभा। बस दो और हैं इसके बारे में। शक्ति अर्थात प्रतिभा। शक्ति अर्थात प्रतिभा। कवित्व का बीज रूप। कवित्व का बीज रूप। कवित्व का बीज रूप। कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है। विशिष्ट संस्कार है। विशिष्ट संस्कार है। ये कथन किसका है, मम्मट का है। किसका है ये, मम्मट का। शक्ति अर्थात प्रतिभा, कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है। शक्ति कवित्व बीज रूपा। शक्ति कवित्व बीज रूपा। कवित्व बीज रूपा। ठीक, शक्ति कवित्व बीज रूपा। संस्कार विशेषा। संस्कार विशेषा। ये है संस्कृत की लाइन किसकी, मम्मट की। एक और है, काव्य की रचना के अनुकूल या काव्य रचना के अनुकूल। काव्य रचना के अनुकूल। काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति। शब्दार्थों की उपस्थिति। शब्दार्थों की उपस्थिति ही प्रतिभा है। उपस्थिति ही क्या है, प्रतिभा है। ये किसने कहा है, जगन्नाथ ने कहा। क्या कहा इन्होंने, काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति ही प्रतिभा है। सा लिखेंगे संस्कृत श्लोक इनका। सा मतलब यहाँ क्या है, प्रतिभा से है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप सा। काव्य घटनानुकूल। काव्य घटनानुकूल। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति। शब्दोपस्थिति ये किसका है, जगन्नाथ का है।
रिपीट कर लेंगे एक बार। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचदेव कवि शक्ति। शक्ति और प्रतिभा या शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है। किसने कहा? मोहम्मद ने। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा। काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति ही प्रतिभा है। काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति क्या है? प्रतिभा है। किसने कहा? जगन्नाथ ने। सा काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति। तो ये हो गया ठीक प्रतिभा के बारे में। अच्छा, प्रतिभा के भेद देख लेते हैं। तीन लोगों ने तीन प्रकार के भेद किए हैं, तो इन्हें अलग से ही देख लेते हैं। प्रतिभा के भेद, एक हेडिंग डालेंगे आप, इसके अंतर्गत नंबर 1 हम लिखेंगे और देखेंगे रुद्रट को। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए, कौन कौन से ये देख लेते हैं। एक सहजा, एक उत्पाद्या। एक क्या थी? सहजा थी और दूसरी क्या है? उत्पाद्या है। ठीक, सहजा उत्पाद्या। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा। संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा। ठीक, ये हो गया। उत्पाद्या क्या है? इस जन्म में अर्जित प्रतिभा, जो खुद से अर्जित की गई है। इस जन्म में अर्जित प्रतिभा। अच्छा, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ये सिर्फ आपके जानने के लिए था। ठीक, रुद्रट के क्या है? सहजा और उत्पाद्या है। और क्या कहते हैं? सहजा क्या है? पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है। उत्पाद्या जो है वो इसी जन्म में जो प्राप्त की गई है वो। ठीक, बढ़ेंगे आगे। हम देखेंगे राजशेखर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? नंबर 2, राजशेखर के बारे में। राजशेखर के बारे में इन्होंने भी दो भेद किए। दो भेद कौन कौन? कारित्री, भावित्री। कारित्री प्रतिभा और दूसरी क्या है? भावित्री प्रतिभा। ठीक, कारित्री क्या है? भावित्री क्या है? कवि से संबंधित प्रतिभा, इसे हम पीछे भी देख चुके हैं अभी अभी। कवि से संबंधित प्रतिभा, बस इतना ही लिख लेंगे यहाँ पे हम। कवि से संबंधित प्रतिभा। और ये जो भावित्री है वो किससे है? सहृदय से या पाठक से। पाठक या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? सहृदय। ठीक, पाठक से संबंधित। जो पाठक वर्ग से संबंधित है वो क्या होती है? भावित्री। एक और लास्ट हमारे कौन है? लास्ट है हमारे हेमचंद्र, जिन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए। हेमचंद्र, देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। सहजा और औषध की, इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, सहजा और औषध की। सहजा और औषध की, ये ठीक। सहजा और औषध की, जन्म से संबंधित प्रतिभा। ये किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। और ये जो है ये किससे संबंधित है? श्रम से। श्रम से संबंधित ये है प्रतिभा के भेद। ठीक, प्रतिभा के भेद रुद्रट ने दो किए, सहजा और उत्पाद्या। और राजशेखर ने दो किया, कारित्री भावित्री। हेमचंद्र ने दो किया, सहजा और औषध की। क्वेश्चन बनता है आपसे, सहजा और उत्पाद्या नामक प्रतिभा के दो भेद किसने किए? कारित्री भावित्री नामक प्रतिभा के दो भाग किसने किए? या सहजा और औषध की नामक प्रतिभा के दो भेद किसने किए? तो ये था प्रतिभा के बारे में पूरी डिटेल। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे।
प्रतिभा के बारे में जो भी जानना था वो होता है समाप्त। ठीक, इसके बारे में बस इतना ही जानना था। आगे हम देखेंगे व्युत्पत्ति के बारे में, बस एक लाइन देखना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं। हेडिंग डालेंगे नंबरिंग करके आप, नंबर 2 व्युत्पत्ति। ठीक, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। बहुज्ञता, बहुत ज्यादा जानकार जो हो, बहुत ज्यादा बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य या प्रगाढ़ पांडित्य। ठीक, ये बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। सिर्फ एक ही रचनाकार इसके बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में जानना है। उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। कथन क्या है? उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। का विवेक ही व्युत्पत्ति है, यानी उचित अनुचित का ज्ञान जिसे हो वही क्या है? व्युत्पत्ति है। किसने कहा है? राजशेखर ने। राजशेखर ने क्या कहा? उचित अनुचित का विवेक ही क्या है? व्युत्पत्ति है। संस्कृत में इन्होंने क्या कहा? उचितानुचित, उचितानुचित, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, विवेको व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। बस व्युत्पत्ति के बारे में इतना ही। नंबर 3 देखेंगे हम अभ्यास के बारे में। ये है काव्य हेतु का तीसरा गुण। अभ्यास के बारे में हमारे राजशेखर का ही कथन है, क्या? निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या है? निरंतर प्रयास करते रहना ही, निरंतर प्रयास करते रहना ही क्या है? अभ्यास है। अभ्यास है या निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। ठीक, ये किसने कहा है? राजशेखर ने। और ये चीजें हम अपने डेली यूज में लाते रहते हैं। भाई डेली अपना जो है अभ्यास करते रहो, प्रयास करते रहो। ठीक, ये थे तीनों हेतु काव्य हेतु के बारे में, है ना। हम बढ़ेंगे आगे और एक देखेंगे चार्ट, और काव्य हेतु को करेंगे हम समाप्त। ठीक, काव्य हेतु के बारे में हम एक बनाएंगे क्या? चार्ट। काव्य हेतु चार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय आचार्यों को। हम किसको देख रहे हैं? भारतीय आचार्य। ये आप हेडिंग डालेंगे। ठीक, नाम लिखेंगे सबसे पहले भामा, या आप एक तरफ लिखेंगे प्रस्तोता, एक तरफ लिखेंगे काव्य हेतु। क्या लिखेंगे? प्रस्तोता, और एक तरफ हम लिखेंगे क्या? काव्य हेतु, काव्य हेतु। ठीक, नंबर 1 हम देखेंगे भामा को। भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? प्रतिभा को माना है। वैसे आपके लिए आसान तरीके से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हेमचंद्र ने किसको माना है? केवल प्रतिभा को। हेमचंद्र, इन्होंने किसको माना है? केवल प्रतिभा को। शब्द पे ध्यान दीजिएगा आप, केवल प्रतिभा को। जगन्नाथ, नंबर 3 जगन्नाथ। ठीक, इन्होंने भी किस पे बल दिया है? केवल प्रतिभा पर बल दिया है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जयदेव को, नंबर 4 जयदेव। ठीक, मूल प्रतिभा, इन्होंने किस पे बल दिया है? मूल प्रतिभा पे बल दिया है। ठीक, व्युत्पत्ति अभ्यास सहायक है। व्युत्पत्ति अभ्यास क्या है? सहायक है ये। ठीक, अब हम देखेंगे दंडी को, नंबर 5 इसको देखेंगे हम, दंडी को। प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास, प्रतिभा
शास्त्र ज्ञान और किसे, अभ्यास। इसको काव्य हेतु किसने माना है, दंडी ने माना है। नंबर 6 हम देखेंगे रुद्रट और कुंतक को। इन दोनों को साथ इसलिए देख रहे हैं कि दोनों ने एक ही चीजों को काव्य हेतु माना है। तो रुद्रट और कुंतक दोनों को देखेंगे। शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, शक्ति व्युत्पत्ति और क्या है, अभ्यास। इस पे बल दिया है रुद्रट और कुंतक ने। आगे हम देखेंगे नंबर 7 मम्मट को। इसको देख रहे हैं हम, मम्मट को शक्ति निपुणता अभ्यास पे बल दिया है। शक्ति यही है, निपुणता शब्द को इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे, अभ्यास वही है। ठीक, आगे हम देखेंगे वामन को, और यही हमारे लास्ट भारतीय रचनाकार होंगे। वामन ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को महत्व कहा। लोको विद्या प्रकीर्णा सभी हमने ऊपर पढ़ा था। लोक विद्या और प्रकीर्ण तीन को काव्य हेतु माना है। तो फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। भामा प्रतिभा को मानते हैं, केवल प्रतिभा को दो लोगों ने माना है, हेमचंद्र और जगन्नाथ। या यहीं पे कर लो यार जगन्नाथ को, जब एक ही माने हैं तो क्यों हम आगे बार बार ऐड करते हुए चले, हैं ना, इससे याद भी करने में आसानी होगी। नंबरिंग आप क्रम से कर लेंगे जो भी होगा। ये 3 पे हो जाएंगे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे और ये 7। ठीक, तो हेमचंद्र जगन्नाथ केवल प्रतिभा को मानते हैं। दो लोग कौन कौन से हैं जिन्होंने इकट्ठा माना है? पहले तो ये कि भामा ने स्टार्टअप किया, केवल प्रतिभा को माना, कि मतलब प्रतिभा को माना। हेमचंद्र जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को माना। अच्छा, रुद्रट कुंतक को आप याद रखेंगे, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को माना। व्युत्पत्ति की जगह निपुणता किसने रखा था? मम्मट ने रखा था। बाकी लोक विद्या प्रकीर्ण ये सबसे अलग है, वामन का है, जिन्होंने 20 गुण माना था, है ना। और इन्होंने और क्या था, जयदेव मूल प्रतिभा को मानते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहायक है। प्रतिभा के साथ शास्त्र ज्ञान को किसने रखा? शास्त्र ज्ञान दंडी ने रखा है। ठीक, तो ये था हमारे जो भारतीय आचार्य थे वो। अब हम देखेंगे इसके बारे में जो हमारे पाश्चात्य विद्वान है, लगभग 4 से 5 हैं। देख लेते हैं उन्होंने किसे काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। और काव्य हेतु का जो टॉपिक है वो होगा यहीं से समाप्त। हम देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों को। पाश्चात्य विद्वान, ठीक, ये आपकी हेडिंग होगी और यहाँ आप लिखेंगे प्रस्तोता, जो लिखा था वही। ठीक, नंबर 1 पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे अरस्तु और होरेस को। अरस्तु और होरेस, इन्होंने किसको माना है? अरस्तु और होरेस ने अनुकरण को काव्य का हेतु माना है। इन्होंने किस पे बल दिया? अनुकरण पे। कांट और हीगेल को देखेंगे। नंबर 2 हम देखेंगे कांट और हीगेल। कांट और हीगेल ये पाश्चात्य विद्वान है। इन्होंने जो बल दिया सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य प्रेम हो गया। ठीक, सौंदर्य प्रेम। ठीक, अगला क्या है? आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन और अनुकरण है, 3 चीजों को बल दिया। और क्या है? अनुकरण है। ठीक, अब हम नंबर 3 पे देखेंगे फ्रायड को। किसको देखेंगे हम? फ्रायड को। फ्रायड ने किसको माना है? अभुक्त काम की प्रेरणा, अभुक्त काम की प्रेरणा को काव्य का हेतु माना है। किसने माना है? फ्रायड ने माना है। आगे देखेंगे हम नंबर 4 पे युंग को। किसे देखेंगे? युंग। युंग कौन है? पाश्चात्य के एक विद्वान है। जब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां इन सब के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप जानिए इन्होंने जीवन इच्छा को, यानी जीवन की इच्छा, जीवन इच्छा, इसे क्या माना है? काव्य का हेतु माना है। और हमारे लास्ट जो आज के रचनाकार हैं वो है एडलर। कौन है? एडलर महोदय। मानव की चिरंतन हीनता, मानव की
चिरंतनहीनता, चिरंतनहीनता, मानव की चिरंतनहीनता, ग्रंथ के निराकरण की प्रवृत्ति, ग्रंथ के निराकरण की प्रवृत्ति, ग्रंथ के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना, और अहम की स्थापना, अहम की स्थापना। इसे किसने मान्यता दी काव्य हेतु के रूप में? इसे मान्यता दी है हमारे एडलर महोदय ने। रिपीट कर लेते हैं फटाफट। अरस्तु होरेस ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है। सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन, अनुकरण, इन तीनों को कांट और हीगेल महोदय ने माना है काव्य हेतु। फ्रायड की मान्यता है अभुक्त काम की प्रेरणा। युंग की मान्यता है जीवन इच्छा। एडलर की मान्यता है मानव की चिरंतनहीनता, ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना। इन तीन चीजों को काव्य का हेतु इन्होंने माना है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी, और जो ये कल की क्लास होगी वो होगी काव्य लक्षण पे। आज की जो क्लास थी वो इतना ही थी, और इसी के साथ काव्य हेतु का जो टॉपिक था वो होता है आपका समाप्त। ठीक, कल हम देखेंगे काव्य लक्षण के बारे में। ठीक है, फिर लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे कल। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।